हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम लोग का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो स्टार्ट करेंगे ब्लड से। सो ब्लड क्या होता है ध्यान से समझना। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड किसे बोलते हैं? ब्लड हम लोग का एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, समझे। सो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ब्लड। सो ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं ब्लड। सो ब्लड क्या है? ब्लड हम लोग का एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को ब्लड बोलते हैं, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को हेमोपोइसिस, जो ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, जो क्या होता है? ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस, इसे हेमोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन देखो, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है। ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। सो ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को हेमोपोइसिस, इसे क्या बोलते हैं? हेमोपोइसिस, ठीक है। सो ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको, इसे हम लोग हेमोपोइसिस, हेमोपोइसिस, समझ गए। सो जो ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, जो ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग हेमोपोइसिस बोला जाता है, ठीक है। और ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। ब्लड का पीएच कितना होता है? देखो, अगर मैं बात करूं ब्लड पीएच, सो ब्लड का पीएच कितना होता है आपको पता होना चाहिए। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, ठीक है। स्लाइटली एल्केलाइन है। कैसा है भाई? ये स्लाइटली एल्केलाइन होता है, ठीक। तो इसका पीएच कितना होता है? 7.4, ठीक। सो ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ये कैसा है? ये हम लोग का स्लाइटली एल्केलाइन है, स्लाइटली एल्केलाइन है ये, ठीक है। सो ब्लड का पीएच कितना है? आप देखो, ब्लड का पीएच होता है 7.4। 7.4 क्या है हम लोग का? ये ब्लड का पीएच है, ठीक है। ये कैसे होता है? ये हम लोग का स्लाइटली एल्केलाइन है, ठीक है। स्लाइटली एल्केलाइन है, समझ गए। तो ये आपके मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट ब्लड, समझे। और ब्लड वॉल्यूम के बारे में बात करें तो ब्लड वॉल्यूम मेल एंड फीमेल में वेरी करता है। मेल में लगभग ये होता है 5 लीटर्स टू 6 लीटर्स, ठीक है। एंड फीमेल में जो ब्लड है ये 4 लीटर से 5 लीटर्स प्रेजेंट होता है। इसे भी आप नोट कर सकते हो। तो अब बात करेंगे ब्लड वॉल्यूम। ठीक। सो ब्लड वॉल्यूम अप्रोक्स आप बोल सकते हो कि 5 लीटर हेल्दी, ठीक है। हेल्दी ह्यूमन के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 5 लीटर्स ब्लड होते हैं, ठीक है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मैं बोला भी आपको समझाए कि मेल एंड फीमेल में वेरी करता है, समझ गए। तो अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 5 लीटर्स, ठीक है। कितने लिख सकते हो आप? 5 लीटर्स, समझ गए। तो ये सारे पॉइंट्स आपके ब्लड के हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैंने आपको बेसिक पॉइंट समझाए किसके? अबाउट ब्लड। अब बात करेंगे कंपोजिशन, कि आखिर में ब्लड में, ठीक है, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में अब बात करेंगे, समझे। सो देखो, हम लोग का जो ब्लड है, ब्लड में क्या होता है? प्रेजेंट। ब्लड में होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट। देखो, हम लोग के ब्लड में होते हैं प्रेजेंट प्लाज्मा। ब्लड में क्या होते हैं? प्रेजेंट। इसमें होते हैं प्रेजेंट प्लाज्मा। और क्या होते हैं? प्रेजेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। और क्या होते हैं? प्रेजेंट और होते हैं हम लोग के फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी इसमें होते हैं प्रेजेंट। समझ गए? सो ब्लड क्या कंपोज करता है, देखो ब्लड में क्या होता है प्रेजेंट, ब्लड में हम लोग के प्लाज्मा होते हैं और क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें और होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा होता है 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम लोग के होते हैं कितना 45%। समझ गए? सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड में कितने होते हैं 45% एंड प्लाज्मा आपका कितना होता है, प्लाज्मा ब्लड में 55% प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है 55% क्या होता है ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। क्लियर है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके आते हैं ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग के क्या आते हैं, देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग क्या आता है, इसमें ब्लड सेल्स, इसमें हम लोग का क्या आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग क्या आते हैं ब्लड सेल्स एंड इसमें हम लोग क्या आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स और इसमें क्या आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। सो आप देख सकते हो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग के क्या आता है, इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आता है ब्लड सेल्स एंड हम लोग इसमें आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ब्लड सेल कौन कौन से होते हैं भाई, ब्लड सेल हम लोग के होते हैं इसमें आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये हम लोग के क्या है ब्लड सेल्स है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है ब्लड में कितने परसेंट होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड में 45% प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग के क्या आते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आता है ब्लड सेल्स एंड इसमें आता है ब्लड प्लेटलेट्स। समझ गए? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ब्लड सेल्स होते हैं प्रेजेंट और इसमें क्या होता है प्रेजेंट, ब्लड प्लेटलेट्स भी इसमें होता है प्रेजेंट। ब्लड सेल में हम लोग आते हैं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। सो ब्लड सेल्स में आते हैं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, किस में आते हैं हम लोग के, इसमें ब्लड सेल्स में ये आते हैं। अगर बात करूं मैं प्लाज्मा, सो प्लाज्मा में आपका समझो, प्लाज्मा में आपका समझना है कि इसमें आपका 90 ठीक है 90 से 92% प्लाज्मा में वाटर होता है प्रेजेंट। ठीक है, सो प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है इसमें प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, देखो इसमें 90 से 92% क्या होता है प्रेजेंट, इसमें वाटर। समझे? सो प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है प्रेजेंट, इसमें वाटर होता है प्रेजेंट, पानी। ठीक है, सो 90 से 92% प्लाज्मा में वाटर होता है प्रेजेंट और क्या होता है इसमें प्रेजेंट, हम लोग का इसमें होते हैं प्रेजेंट अदर सब्सटेंस। ठीक है, इसमें हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट अदर सब्सटेंस। ठीक है, अदर सब्सटेंस। सो प्लाज्मा में आप देख सकते हो, प्लाज्मा में 55% जो होता है ये ब्लड में प्लाज्मा होता है। ठीक है, और प्लाज्मा में क्या होता है प्रेजेंट, प्लाज्मा में हम लोग क्या होते हैं वाटर जो कि 90 to 90% होते हैं। ठीक है, एंड अदर सब्सटेंस और कितने होते हैं, और हम लोग के अदर सब्सटेंस होते हैं प्रेजेंट। समझ है? हम लोग के अदर सब्सटेंस जो कि क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ये हम लोग के अदर सब्सटेंस में क्या आते हैं, समझो अदर सब्सटेंस में क्या आते हैं हम लोग के अदर सब्सटेंस। सो अदर सब्सटेंस में क्या आते हैं, देखो आप अदर सब्सटेंस में हम लोग के इसमें आते हैं, एक तो इसमें आता है प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या आते हैं अदर सब्सटेंस में, क्या अदर सब्सटेंस में हम लोग क्या आते हैं इसमें प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक, और सेकंड जो इसमें आपका होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं, एक होता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन आपका कितना होता है, ये आपका
6 to 8%, ठीक है। 6 to 8% क्या होता है, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट एंड अदर सोल्यूट्स, ठीक है। और इसमें आते हैं भाई अदर सॉल्यूट्स, समझे, अदर सॉल्यूट्स भी होते हैं प्रेजेंट, ये हम लोग के 1 to 2% होते हैं, ठीक है, समझे। सो अदर सब्सटेंस में क्या क्या होता है प्रेजेंट, अदर सब्सटेंस में होता है प्रेजेंट प्लाज्मा प्रोटीन एंड इसमें क्या होता है प्रेजेंट, और इसमें होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं अदर सॉल्यूट्स, ठीक है। अदर सॉल्यूट्स 1 to 2% होते हैं प्रेजेंट। अदर सॉल्यूट्स किसमें कितने होते हैं प्रेजेंट, अदर सॉल्यूट्स 1 to 2% प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8% प्रेजेंट होता है, समझे। सो प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है, 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन होता है। कौन कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है, कौन कौन से अदर सॉल्यूट्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे। आखिर में कौन कौन से प्लाज्मा के प्रोटीन होते हैं और कौन कौन से अदर सॉल्यूट्स हैं उसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना नोट कर सकते हो, फिर फर्दर मूव करेंगे। चलो, तो अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आखिर में अदर सॉल्यूट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं, इसको आप डिस्कस करेंगे। हम लोग का ये बेसिक, ठीक है, बेसिक है पूरा लेक्चर आपका, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसमें कि एक्चुअल में प्लाज्मा में एंड ब्लड में क्या होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको मतलब समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल में ब्लड में प्लाज्मा होता है 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं 45%। हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, प्लाज्मा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा, ठीक है, इसमें मैंने आपको समझाया जस्ट अभी कि इसमें हम लोग का 90 से 92% क्या होता है, हम लोग के इसमें होते हैं प्रेजेंट वाटर। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट वाटर। ये अभी हम लोग ने देखा था कि प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है प्रेजेंट, इसमें वाटर होता है प्रेजेंट, ठीक है। और क्या होता है इसमें प्रेजेंट, अदर सब्सटेंस के बारे में बात किए थे हम लोग, ठीक है। अदर सब्सटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में क्या होते हैं, अदर सब्सटेंस होते हैं। अदर सब्सटेंस में आते हैं क्या, अदर सब्सटेंस में हम लोग क्या आता है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। सो अदर सब्सटेंस में क्या आता है, इसमें अदर सब्सटेंस में आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। सो प्लाज्मा प्रोटीन अदर सब्सटेंस में आते हैं, ठीक है। और दूसरा जो चीज इसमें होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, अदर सॉल्यूट्स। इसमें अदर सॉल्यूट्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो अदर सब्सटेंस, प्लाज्मा में अदर सब्सटेंस में क्या क्या होते हैं प्रेजेंट, प्लाज्मा में अदर सब्सटेंस में होते हैं प्रेजेंट प्लाज्मा प्रोटीन एंड अदर सॉल्यूट्स। प्लाज्मा प्रोटीन कितने होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन 2 to 8% होते हैं, ठीक है। या आप इसे सिंपली लिख सकते हो कि प्लाज्मा प्रोटीन आपके कितने होते हैं, 6 to 8%। सो 6 to 8% क्या होते हैं प्रेजेंट, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, क्लियर है। एंड 1 to 2% सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक, अदर सॉल्यूट्स। सो 1 to 2% क्या होता है, 102% आपके अदर सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। सो प्लाज्मा प्रोटीन एंड अदर सॉल्यूट्स, अदर सॉल्यूट्स जैसे कि इसमें होते हैं प्रेजेंट हॉर्मोन्स। इसमें आप क्या जाएंगे, देखो इसमें आप क्या जाएंगे, क्या हॉर्मोन्स, विटामिन्स, ठीक है, ये सारे चीज आपके प्लाज्मा में है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको
प्लाज्मा का कंपोजिशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, कि एक्चुअल में प्लाज्मा में क्या होता है प्रेजेंट। प्लाज्मा ब्लड में कितने परसेंट होते हैं भाई, प्लाज्मा 55%, ठीक है। प्लाज्मा ब्लड में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, ये आपका 55%। हम लोग के ब्लड में 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। उसी का बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा में क्या होता है प्रेजेंट। सो अदर सॉल्यूट्स में आते हैं हार्मोन्स, इसमें हम लोग क्या आते हैं विटामिन्स, हार्मोन्स आता है इसमें हम लोग क्या आते हैं विटामिन्स, ठीक है। हार्मोन्स आता है, विटामिन्स आता है, इसमें हम लोग के मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स आयन आएंगे इसमें। देखो इसमें हम लोग क्या आता है मिनरल्स आयंस। सो मिनरल आयंस कौन कौन से होते हैं, देखो मिनरल आयंस हम लोग के इसमें होते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम होते हैं। देखो मिनरल आयंस में हम लोग होते हैं सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, समझ रहे हो, ठीक है। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयन, ये सारे आयन किसमें होते हैं प्रेजेंट, ये सारे आयन हम लोग के प्लाज्मा में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो कौन कौन से आयन्स होते हैं, देखो मिनरल आयन्स में, सो मिनरल्स आयन्स में हम लोग क्या आते हैं सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, ये सारे आयन किसमें होते हैं प्रेजेंट, ये सारे आयन हम लोग के प्लाज्मा प्रोटीन में, ठीक है, प्लाज्मा में होते हैं प्रेजेंट, समझे। ये आपके प्लाज्मा का पार्ट है, ये आपके क्या होते हैं मिनरल्स आयन्स हैं ये, ठीक है। अब देखो और क्या होता है इसमें प्रेजेंट, और इसमें हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। और क्या होता है इसमें प्रेजेंट नाइट्रोजिनस वेस्ट भी होता है प्रेजेंट। सो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा में आपके नाइट्रोजिनस वेस्ट भी होते हैं, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि हम लोग का अमोनिया NH3 अमोनिया, ठीक है, जैसे कि हम लोग का इसमें होता है यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे हम लोग के क्या, ये सारे हम लोग के नाइट्रोजिनस वेस्ट है भाई, ठीक है, ये सारे हम लोग के क्या होते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ठीक। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट में आता है भाई अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों क्या हम लोग के हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, ठीक है, ये हम लोग के नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, समझ गए। और कुछ होते हैं सिंपल सुगर्स, ठीक, इसमें होते हैं प्रेजेंट सिंपल शुगर, सिंपल शुगर्स भी इसमें होते हैं प्रेजेंट, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है, समझे। तो इसमें हम लोग और क्या होते हैं, इसमें हम लोग के सिंपल शुगर्स भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो प्लाज्मा में हम लोग के सिंपल शुगर्स भी इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये हम लोग के किस में होते हैं भाई प्लाज्मा में, ये प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको सारा चीज समझाया कि अदर सॉल्यूट्स अदर देन प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा और अदर सॉल्यूट्स में क्या क्या आते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको सारा चीज समझाया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि आखिर में, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा और क्या क्या चीज जो है ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ये आपके अदर सॉल्यूट्स में आता है जो कि 1 से 2% होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, 1 to 2% ये प्लाज्मा में प्रेजेंट ये होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8% होता है प्रेजेंट। 4 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन को पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग का है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। थर्ड हम लोग का है फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। 4 टाइप के क्या है प्लाज्मा प्रोटीन है, देखो कौन कौन से। सबसे फर्स्ट हम लोग का इसको यहां से देखो,
सबसे फर्स्ट हम लोग का जो प्लाज्मा प्रोटीन है जिसे क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, ठीक है, सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन हम लोग का एल्ब्यूमिन ही होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो एल्ब्यूमिन हम लोग का सबसे ज्यादा 4%, ठीक है, मैक्सिमम होता है, ये 4% होता है, 4%। और क्या होते हैं प्रेजेंट, और इसमें होते हैं ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन हम लोग का कितना परसेंट होता है, 2.4%, ठीक है। कितना परसेंट होता है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन हम लोग का होता है 2.4%। सो 2.4% क्या होता है प्रेजेंट, 2.4% ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन एक एंटीबॉडी है, ठीक है। और क्या होता है प्रेजेंट, और हम लोग का इसमें आते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, ठीक है, फिब्रिनोजन। और हम लोग क्या होते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, तो ये 4 टाइप के क्या है देखो, ये हम लोग का फिब्रिनोजन 0.3% होता है और प्रोथ्रोम्बिन भी हम लोग का 0.3% ही होता है, ठीक है। सो फिब्रिनोजन 0.3% एंड प्रोथ्रोम्बिन भी 0.3% होता है प्रेजेंट, दोनों आपके सेम है, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया, ध्यान से सुनो कि एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे पहला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हम लोग का जो एल्ब्यूमिन है सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है किसमें, ऑस्मोटिक बैलेंस में। फंक्शन क्या है देखो, एल्ब्यूमिन का जो फंक्शन है, इसका फंक्शन के बारे में बात करें तो ये किसको मेंटेन करता है, मेंटेन दी किसको, ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस, सो ये किसको मेंटेन करता है, किसमें हेल्प करता है, ये आपका हेल्प करता है किसमें, ऑस्मोटिक बैलेंस में। ऑस्मोटिक बैलेंस में क्या करता है हम लोग का जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये हेल्प करता है, समझे। सो एल्ब्यूमिन प्रोटीन किसमें हेल्प करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हम लोग का ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, ये ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक बैलेंस में ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस किसे बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग के बॉडी में, हम लोग के बॉडी फ्लूइड का जो, हम लोग के बॉडी फ्लूइड का जो वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन को ये मेंटेन करके रखता है, समझे। तो हम लोग के बॉडी का, हम लोग के बॉडी फ्लूइड का जो वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन है, हम लोग के बॉडी फ्लूइड का जो वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसको ये मेंटेन करता है, समझ गए। तो हम लोग के बॉडी का जो वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसको ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। सो वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन को हम लोग के मेंटेन करके रखता है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस। इसी को ऑस्मोटिक बैलेंस बोला जाता है। सो एल्ब्यूमिन का फंक्शन, एल्ब्यूमिन हम लोग के प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे मैक्सिमम है, जो कि क्या मेंटेन करता है, जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस को ये मेंटेन करके रखता है हम लोग का एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब देखेंगे सेकंड प्रोटीन जिसे बोलते हैं ग्लोब्यूलिन, ठीक। सेकंड टाइप का प्रोटीन है जिसे क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप का प्रोटीन को बोलते हैं ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन कितना होता है, 2.4%, ठीक है। सो ग्लोब्यूलिन कितने परसेंट होता है प्रेजेंट, ग्लोब्यूलिन हम लोग का 2.4% ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये कितना परसेंट होता है देखो, 2.4% होता है। क्या करता है ये आपके ग्लोब्यूलिन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं ग्लोब्यूलिन, देखो अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन
एंड हम लोग का थर्ड होता है जिसे बोलते हैं गामा, गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन को और क्या बोलते हैं, इसे अमीनो ग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं, ठीक है। सो गामा ग्लोब्यूलिन को और क्या बोलते हैं, इसे हम लोग अमीनो ग्लोब्यूलिन, अमीनो ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। सो अल्फा ग्लोब्यूलिन को और क्या बोलते हैं, इसे अल्फा गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। हम लोग का जो अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन है ये हम लोग के हैं, लेकिन हम लोग का देखो जो गामा ग्लोब्यूलिन है, गामा ग्लोब्यूलिन हम लोग का क्या होता है, ये एंटीबॉडी है, समझे। गामा ग्लोब्यूलिन क्या होता है, हम लोग का ये एंटीबॉडी, हम लोग का क्या है भाई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, गामा। जो गामा ग्लोब्यूलिन है, गामा ग्लोब्यूलिन क्या होता है, गामा ग्लोब्यूलिन हम लोग का ये एंटीबॉडी होता है, समझे। सो गामा ग्लोब्यूलिन क्या होता है भाई, हम लोग का ये एंटीबॉडी होता है, इसे हम लोग अमीनो ग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं, समझे। इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, इसे अमीनो ग्लोब्यूलिन भी बोला जाता है, इसे अमीनो ग्लोब्यूलिन भी बोला जाता है। सो अल्फा बीटा एंड गामा, गामा ग्लोब्यूलिन क्या होता है, ये हम लोग का एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी का मतलब है कि हम लोग के जो भी हम लोग के बॉडी में बैक्टीरिया वायरसेस आएंगे उसको ये खत्म कर किल करेगा, ठीक है। जो भी हम लोग के बॉडी में बैक्टीरिया वायरसेस घुस जाएंगे बॉडी के अंदर तो उसको ये खत्म कर किल कर देगा, समझे ना। एंटीबॉडी क्या करते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस को किल करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, समझे ना। तो हम लोग का ये डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, एंटीबॉडी हम लोग के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, समझे। सो अल्फा ग्लोब्यूलिन किस में हेल्प करता है, ये हम लोग का ये हेल्प करता है भाई किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है। सो अल्फा ग्लोब्यूलिन हम लोग का देखो गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। गामा ग्लोब्यूलिन हम लोग का किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में हम लोग का ये हेल्प करता है, समझे। सो गामा ग्लोब्यूलिन जिसे क्या बोलते हैं, अमीनो ग्लोब्यूलिन, जो कि हम लोग का एंटीबॉडी है, ठीक है। किस में हेल्प करता है, ये हम लोग के डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस मैकेनिज्म में ये हम लोग का हेल्प करता है, क्लियर है। सो ये डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करता है, हम लोग का ये हेल्प करता है, किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में, इन हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करता है, हम लोग का ये हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये हम लोग के होते हैं क्लोटिंग प्रोटीन, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, क्लोटिंग फैक्टर है, समझे। सो फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन क्या होते हैं, हम लोग के ये क्लोटिंग प्रोटीन है, हम लोग का ये क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के क्या होते हैं, क्लोटिंग किसमें हेल्प करते हैं, ये हम लोग के हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। क्योंकि हम लोग के क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर है, जो कि क्लोटिंग फैक्टर है तो किसमें हेल्प करेंगे भाई, क्लोटिंग फैक्टर ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। सो क्लोटिंग फैक्टर है तो किसमें हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे ब्लड क्लोटिंग में, क्लियर है। तो फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन क्या होते हैं, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन क्लोटिंग प्रोटीन है, या बोल सकते हो इसे आप ये क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर, या फिर आप बोल सकते हो इसे क्लोटिंग प्रोटीन है, जो कि किस में हेल्प करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। जो कि किस में हेल्प करते हैं, जो कि हम लोग के हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ये हम लोग के हेल्प करते हैं, क्लियर है। तो हम लोग का ये किस में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं भाई। तो मैंने आपको टोटल प्लाज्मा में जो 4 टाइप के प्रोटीन मिलते हैं, मैंने आपको इसका सारा फंक्शन समझाया कि एक्चुअल में कितने % होते हैं प्रेजेंट और क्या करते हैं, ठीक है। हम लोग ने 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन देखा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन 4% होता है, ठीक है।
एल्ब्यूमिन 4% किसको मेंटेन करता है? ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को। ग्लोब्यूलिन 2.4% होता है प्रेजेंट। 3 टाइप के हैं, ठीक है। ग्लोब्यूलिन जो है 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? ग्लोब्यूलिन एक एंटीबॉडी है जो कि 3 टाइप का है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन को ही क्या बोलते हैं? गामा ग्लोब्यूलिन को ही अमीनो ग्लोब्यूलिन बोला जाता है, ठीक है। सो गामा ग्लोब्यूलिन को ही अमीनो ग्लोब्यूलिन बोलते हैं और ये हम लोग का क्या है? एंटीबॉडी। हम लोग का ये क्या होता है? अमीनो ग्लोब्यूलिन या फिर आप बोल सकते हो गामा ग्लोब्यूलिन। हम लोग के ये होते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी है तो किसमें हेल्प करेंगे? डिफेंस मैकेनिज्म में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। सो एंटीबॉडी है तो किसमें हेल्प करेंगे? एंटीबॉडी है तो ये हम लोग के डिफेंस मैकेनिज्म में ये हम लोग के हेल्प करते हैं। क्लियर है? सो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी है। और लास्ट आप देखो कि फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, हम लोग के ये क्लोटिंग प्रोटीन है, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, फैक्टर है, जो कि किसमें हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में हम लोग के ये हेल्प करते हैं। क्लियर है? सो ये ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सो आपने ये समझ लिया कि आखिर में कौन कौन से प्रोटीन और सेल्यूट्स, ठीक है, अदर सोल्यूट्स जो कि प्लाज्मा में होते हैं प्रेजेंट, वो मैंने आपको सारा चीज समझाया कि आखिर में प्लाज्मा में क्या क्या, ठीक है, चीज जो है ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? सो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या इसमें प्लाज्मा कंसिस्ट करता है, ठीक है। सो प्लाज्मा देखो, अगर मैं प्लाज्मा किसे बोलेंगे? देखो प्लाज्मा हम लोग किसे बोलेंगे? अगर मैं देखो ब्लड में, अगर मैं ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स को माइनस कर दूं, देखो अगर मैं ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा भाई? हम लोग का प्लाज्मा, ठीक है। सो अगर मैं समझो प्लाज्मा मतलब ब्लड में, अगर मैं मतलब प्लाज्मा किसे बोलेंगे? प्लाज्मा किसे बोलेंगे? अगर मैं ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स को माइनस कर दूं, अगर मैं ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स को माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेंगे प्लाज्मा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्लाज्मा। वैसे ही आपको समझना है कि सीरम क्या होता है आपको समझना है, ठीक है। सीरम किसे बोलते हैं? सीरम का मतलब है जब आप क्या करते हो प्लाज्मा में, जब आप क्या करते हो प्लाज्मा से आप, जब प्लाज्मा से आप क्या करोगे? देखो जब प्लाज्मा से आप, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन को, या फिर आप बोल सकते हो क्लॉटिंग प्रोटीन को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? सीरम। समझे? तो आप समझ गए ना कि सीरम किसे बोलते हैं? जब प्लाज्मा से, जब हम लोग प्लाज्मा से क्या करेंगे? क्लॉटिंग, ठीक है, क्लॉटिंग प्रोटीन को माइनस कर देंगे तो हमको उसको क्या बोलेंगे? फिर उसे हम लोग सीरम बोलते हैं, उसे सीरम बोला जाता है, ठीक है। जब प्लाज्मा में क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं है, जब प्लाज्मा में क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं होता प्रेजेंट, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सीरम। इसे सीरम बोला जाता है। क्लियर है? तो ये 2 टर्म आप समझना कि प्लाज्मा मतलब अगर ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं है तो क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? सीरम। ठीक है, तो हम लोग ने सारा चीज मैंने आपको समझाया अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको हर चीज प्रॉपर डिस्कस किया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अब देखेंगे क्या। ठीक है, देखो चलो फॉर्म्ड एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रेड ब्लड सेल इरिथ्रोसाइट्स।
तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखो, अब बात करेंगे हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग के आते हैं भाई ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स आएंगे, इसमें होते हैं प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है प्रेजेंट ब्लड प्लेटलेट्स। समझे? सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या होता है प्रेजेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग के होते हैं ब्लड सेल्स एंड हम लोग के इसमें होते हैं प्रेजेंट ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड सेल्स में हम लोग के आते हैं, देखो हम लोग के होते हैं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ब्लड सेल में क्या होते हैं आरबीसी एंड हम लोग क्या होता है इसमें डब्ल्यूबीसी। सो आरबीसी से स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है, आरबीसी से क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो आरबीसी, आरबीसी को और क्या बोलते हैं, आरबीसी को क्या बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स या फिर आप बोल सकते हो रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सो रेड ब्लड कॉर्पसल्स। सो रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर आप क्या बोल सकते हो इसे एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट किसे बोलते हैं आरबीसी को। ठीक है, एरिथ्रोसाइट किसे बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट हम लोग आरबीसी को ही बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी को ही क्या बोलते हैं, आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, सो आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। क्लियर? सो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर इसे क्या बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है, कितना होते हैं प्रेजेंट, ये हम लोग के 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड में ये होते हैं प्रेजेंट। कितना भाई, देखो हम लोग के ये होते हैं 5, ठीक है 5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, पर mm³ ऑफ ब्लड। समझ गए? सो आरबीसी जो कि कितने होते हैं प्रेजेंट, आरबीसी आपके सबसे ब्लड सेल में सबसे ज्यादा आपके आरबीसी होते हैं। आरबीसी कितने होते हैं 5 से 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड में ये होते हैं प्रेजेंट। समझे? पर mm³ का मतलब है पर मैक्रो, ठीक है, पर माइक्रो, इसका मतलब है देखो mm³ का क्या होता है मतलब पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, समझे? सो mm³ का मतलब क्या होता है पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, सो mm³ का मतलब क्या है पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड। पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं mm³, इसे हम लोग mm³ बोला जाता है। ठीक है, सो mm³ किसे बोलते हैं पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड। तो आरबीसी कितने होते हैं आपको अंदाजा लग गया कि ठीक है कि 5 से 5.5 मिलियन। समझे? 5 to 5.5 मिलियन पर mm, हर ईच mm³ में आपके 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के जो फॉर्मेशन है इसे क्या बोलते हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन को बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, सो आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस। सो इरिथ्रोपोइसिस किसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। समझ गए?
सो आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है, ठीक है। सो इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करूं मैं शेप, ठीक है, आरबीसी का शेप कौन सा कैसा होता है? आरबीसी हम लोग का बाइकनकेव एंड सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। सो आरबीसी का शेप का बात करें तो आरबीसी का शेप कैसे होता है? बाइकनकेव या फिर आप बोल सकते हो कि सर्कुलर, या क्या होता है? सर्कुलर, ठीक है। सो आरबीसी का शेप कैसा होता है? आरबीसी का शेप बाइकनकेव या फिर आप बोल सकते हो कि हम लोग का सर्कुलर होता है, ठीक है। सो आरबीसी का शेप कैसा होता है? आरबीसी का शेप बाइकनकेव या फिर आप क्या बोल सकते हो कि इसका शेप सर्कुलर होता है, ठीक है। देखो कैसे होता है, देखो ये आरबीसी है, ठीक है। ये आरबीसी का शेप कैसा है? बाइकनकेव, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं बाइकनकेव शेप, ठीक है। तो ये क्या होता है? आरबीसी का शेप कैसा है? बाइकनकेव, ठीक है। ये हम लोग के आरबीसी का शेप है। आरबीसी का शेप कैसे दिख रहा है? देखो आपको ये बाइकनकेव दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग के आरबीसी का शेप है, कैसा है? बाइकनकेव शेप। तो आरबीसी कौन से शेप का होता है? बाइकनकेव शेप का आरबीसी हम लोग का होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि जो आरबीसी है, आरबीसी में न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, समझे? आरबीसी में समझो, ठीक है। आरबीसी में हम लोग के न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते, ये हम लोग के एब्सेंट होते हैं, ठीक है। हम लोग के कैसे होते हैं? एब्सेंट, क्लियर। सो आरबीसी में न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं भाई? एब्सेंट होते हैं, क्लियर है। सो आरबीसी में आप देख सकते हो न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग का इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग क्या आते हैं? देखो माइटोकॉन्ड्रिया, तो सेल ऑर्गेनेल्स में क्या आते हैं हम लोग के? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। सो आरबीसी में न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स में हम लोग कौन से ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं? देखो जैसे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, क्यों है भाई? आखिर में क्या आरबीसी को एनर्जी नहीं चाहिए क्या? आरबीसी सेल है, सेल को एनर्जी जरूरत, एनर्जी का क्या होता है? सेल को नीड होता है, समझे? तो आपको पता होगा, ठीक है, कि आरबीसी का मेन फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक। आरबीसी में क्या होता है प्रेजेंट? आरबीसी में आपके हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। तो आरबीसी मतलब चाहता है कि मैं जितना खाली रहूंगा उतना ज्यादा मैं हेमोग्लोबिन को अपने साथ रख सकूंगा, समझे? अगर आप भी सोचो ना कि हेमोग्लोबिन मतलब आरबीसी जितना एम्प्टी, जितना खाली आपका आरबीसी होगा उतना ही ज्यादा उसमें हेमोग्लोबिन आ जाएंगे। हेमोग्लोबिन उसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, समझे? तो जितना हम लोग का खाली मतलब एम्प्टी हम लोग का बोल सकते हो, जितना खाली हम लोग का आरबीसी होगा उतने ही ज्यादा हेमोग्लोबिन क्या होंगे भाई? आरबीसी में प्रेजेंट होंगे, समझे बात को? उसीलिए मतलब आरबीसी में आपके न्यूक्लियस, यहां तक कि आरबीसी में आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो क्या होता है? इससे हम लोग का होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन,
समझे? तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर एब्सेंट है तो इससे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अगर एब्सेंट है तो इससे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया अगर एब्सेंट है तो इससे क्या होगा, इससे आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, आखिर में क्यों भाई, आखिर माइटोकॉन्ड्रिया तो होना चाहिए नहीं भाई। अगर खुद समझो आप कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर आरबीसी में होता, अगर माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में होता तो जितना भी ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन का आरबीसी जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है उसको आधा ऑक्सीजन तो यही खा लेता, समझे, हाफ ऑक्सीजन को यही कंज्यूम कर लेता, यही उसको एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज कर लेता, उसको ये क्या करता, आरबीसी जो ऑक्सीजन, अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता, अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता तो सारा ऑक्सीजन को आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या कर लेता, यूज कर लेता, उसीलिए आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, तो एक आपका रीजन ये है टू रिड्यूस यूज ऑफ ऑक्सीजन, टू रिड्यूस यूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के यूज को, ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन को, ठीक है, ऑक्सीजन के यूज को, ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के यूज को, ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन को कम करने के लिए आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, उसीलिए आरबीसी में आपके न्यूक्लियस भी नहीं है, उसीलिए आरबीसी में आपके सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, जैसे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता प्रेजेंट। ठीक है, सो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या नहीं, इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। समझ गए बात को? सो आरबीसी में आप समझ गए कि न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इसमें आरबीसी में न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। क्यों? जितना ज्यादा ये क्या कर सके, मतलब जगह, मतलब स्पेस बना सके, किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, एक और रीजन आप लिख सकते हो, टू मेक, ठीक है, टू मेक मैक्सिमम स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है, आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, टू मेक मैक्सिमम स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिससे ये मैक्सिमम स्पेस बना सके, किसके लिए भाई, जिससे ये मैक्सिमम स्पेस बना सके हीमोग्लोबिन के लिए, उसीलिए इसमें आपका सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पॉइंट था। ठीक है, हीमोग्लोबिन के आपके दो पार्ट्स हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है जो ऑक्सीजन को बिठाता है और एक जगह से दूसरी जगह में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन समझो, हीमोग्लोबिन जो है, एचबी किसे बोलते हैं, एचबी हम लोग के हीमोग्लोबिन को बोलते हैं। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन वन हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, एक हीमोग्लोबिन। इसको आप नोट कर सकते हो, फिर देखेंगे फर्दर। सो आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। ठीक, इरिथ्रोपोइसिस किसे बोलते हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन को। सबसे पहले आरबीसी का फॉर्मेशन यॉर्क सैक में होता है। सबसे पहले आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है, यॉर्क सैक में, यॉर्क सैक से होता है फिर स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन से फिर होता है किसमें, स्प्लीन से आपका फिर होता है किसमें, लीवर में, एंड लीवर से फाइनली किसमें होता है, रेड बोन मैरो में। ठीक है, लीवर से फाइनली किसमें होता है, रेड बोन मैरो में। सो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन पहले यॉर्क सैक से स्प्लीन, स्प्लीन से लीवर, एंड एडल्ट में जब बर्थ हो जाता है बेबी का तो आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, अब देखो तो मैं आपको समझा रहा था कि जो हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है,
हेमोग्लोबिन के दो पार्ट है, देखो, एक इसका है हिम पार्ट, एक होता है ग्लोबिन, एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक क्या है भैया, अभी पढ़े हैं जस्ट, ग्लोबिन एंटीबॉडी होता है, ठीक है, प्रोटीन है ये। और दूसरा होता है हिम। हिम में आपके होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपके क्या होता है प्रेजेंट, हिम में आपके होते हैं प्रेजेंट पोरफायरिंग रिंग, ठीक, इसमें हम लोग के क्या होता है प्रेजेंट पोरफायरिंग रिंग, पोरफायरिंग रिंग होते हैं प्रेजेंट, और ठीक है। और ग्लोबिन हम लोग का इसमें 2 अल्फा ग्लोबिन होते हैं। देखो ग्लोबिन क्या है, हम लोग का ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है, इसमें हम लोग के क्या होते हैं 2 अल्फा ग्लोबिन, एंड 2 क्या होता है बीटा ग्लोबिन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ठीक है, 1 हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ये कैरी करता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो हम लोग का एक होता है स्प्लीन, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन को क्या बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि आप समझो कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, आरबीसी का जो क्या होता है, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है ये कितना होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज, 120 दिन तक क्या होता है जो आरबीसी है ये सरवाइव करता है, ठीक है, 120 डेज तक जो आरबीसी ये सरवाइव करता है। उसके बाद 120 दिन के बाद आरबीसी कहाँ जाएगा, मतलब जो स्प्लीन होते हैं, स्प्लीन जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं, स्प्लीन में होते हैं प्रेजेंट मैक्रोफाज, ठीक है, स्प्लीन में होते हैं प्रेजेंट मैक्रोफाज क्या करते हैं आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कब करेंगे, जब आरबीसी का 120 डेज कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, जब आरबीसी 120 डेज के हो जाएंगे उसके बाद जो स्प्लीन में जो मैक्रोफाज होते हैं ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये आपका पूरा आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको सारा चीज जो था बेसिक पॉइंट मैंने सारा आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे WBC। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।